क्वेश्चन में वेरिएशन दिया गया है, दो अलग अलग मटेरियल्स का दिया गया है ना, वेरिएशन ऑफ करंट और इसका करंट वर्सेस एंगुलर फ्रीक्वेंसी का ग्राफ दिया गया है दो अलग अलग रेजिस्टेंसेस पे, दो अलग अलग रेजिस्टेंस। क्योंकि हमने देखा था कि अगर मैं रेजिस्टेंस को बढ़ाता हूं तो पीक वैल्यू की करंट डिक्रीज कर जाएगी। तो साफ देख करके पता चल रहा है कि रेजिस्टेंस ऑफ सेकंड इज ग्रेटर देन रेजिस्टेंस ऑफ फर्स्ट। पहले पार्ट में क्या पूछा गया, एल और सी के बीच में रिलेशन बताइए। एल और सी के बीच में रिलेशन बताना है हमको, वो भी कब, जब करंट मैक्सिमम हो, है ना। करंट मैक्सिमम जब हो तो सर हम लोग बचपन से बात पढ़ते आ रहे हैं, एट रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी। पहला पार्ट का क्या होगा, एट रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी करंट विल बी मैक्सिमम, विल बी मैक्सिमम। हमको पता है रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी पे करंट मैक्सिमम होता है। और इन दोनों का रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी क्या सेम हो रहा है कि नहीं, देखो दोनों का पीक वैल्यू एक ही फ्रीक्वेंसी पा रहा है कि नहीं, डेट मीन्स यही ओमेगा आर है। तो मैं क्या लिख सकता हूं, ओमेगा आर ऑफ फर्स्ट इज इक्वल टू ओमेगा आर ऑफ सेकेंड लिखा जा सकता है। फॉर्मूला क्या होता है, 1/√L1 C1 लिख सकता हूं कि नहीं, 1/√L2 C2 लिखा जा सकता है। कोई आपत्ति, क्रॉस मल्टीप्लाई जब करेंगे हम लोग तो क्या जाएगा, √L1 C1 बराबर √L2 C2, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, L1 C1 इज इक्वल टू L2 C2। सिंप्लीफाई कर लोगे बालक तो L1/L2 इज इक्वल टू C2/C1 आ जाएगा। तो ये रिलेशन बना, L और C के बीच में ये रिलेशन बना हमारा, सही है। L और C के बीच में ये रिलेशन बना, मतलब L इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू C। मैं यहां से ये भी बोल सकता हूं, और L इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू C। मैं ये भी बोल सकता हूं कि L सर इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसके, C के। इंडक्टेंस जो है वो कैपेसिटेंस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है एट रेजोनेंट कंडीशन। रेजोनेंट होगा ये, हर जगह पे नहीं। रेजोनेंस कंडीशन जब अचीव कर रहा होगा कोई भी एलसीआर सर्किट, तो उस समय पे एल इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है कैपेसिटेंस के। सेकेंड पार्ट में क्या पूछा गया है, एक बोलो कोई, पावर फैक्टर पूछा गया है। अब देखो पावर फैक्टर अगला ही टॉपिक है हम लोग का, अब हम लोग उसी को पढ़ेंगे आज। पावर फैक्टर का मतलब क्या हुआ कि कॉस फाई आता है वहां पे, जैसे तुम पावर पढ़े हो ना वी आई, तो एक्चुअल में एलसीआर सर्किट के लिए वो होता है वी आई कॉस फाई। कॉस फाई को हम लोग पावर फैक्टर बोलते हैं हम लोग, ठीक है। तो अभी बस इतना याद रखो, पावर फैक्टर क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस होता है। पावर फैक्टर जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस होगा, ठीक है। अभी बस इतना याद रखना है हमें, कैसे होगा अभी डेरिवेशन करेंगे तो पता चलने वाला है। यहां से क्लियरली दिख रहा है, सेकंड का पहला, क्लियरली रेजिस्टेंस ऑफ 2 इज ग्रेटर देन रेजिस्टेंस ऑफ 1 होगा कि नहीं होगा, यहाँ साफ साफ दिख रहा है। क्योंकि हमने ये चीज थ्योरी में पढ़ा था कि अगर रेजिस्टेंस बढ़ेगा तो मैक्सिमम करंट की वैल्यू घट जाएगी, तो घट गई। इसका मतलब इसका रेजिस्टेंस ज्यादा है इस वाले कर्व का, और ये वाला कर्व जिस रेजिस्टेंस पे बनाया गया होगा उसका रेजिस्टेंस ज्यादा होने वाला है, कम होने वाला है, ठीक है। रेजिस्टेंस कम होगा तो करंट ज्यादा से ज्यादा फ्लो करेगा हमारा। तो R2 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फाई एंड कॉस फाई, पावर फैक्टर को हम लोग कॉस फाई से रिप्रेजेंट करते हैं। पावर फैक्टर कॉस फाई is directly proportional to R, therefore power factor is maximum for किसके, सेकंड वाले के लिए क्या हो जाएगा, मैक्सिमम होने वाला है, पावर फैक्टर मैक्सिमम होने वाला है सेकंड के लिए। उसके बाद से क्या पूछा गया है, क्वालिटी फैक्टर। क्वालिटी फैक्टर किसका ज्यादा होगा, क्वालिटी फैक्टर का फॉर्मूला क्या पढ़े थे हम लोग, Q इक्वल्स 1/R रूट L/C, L/C पढ़े थे क्या नहीं। देखो अब रेजोनेंट कंडीशन पे L और C का कोई इंपॉर्टेंस तो है नहीं, दोनों तो बराबर ही होने वाले हैं, दोनों एक्सएल एक्सी बराबर होने वाले हैं। रेजोनेंट कंडीशन पे L और C को हम नहीं देखते हैं, यहाँ पे R को देखा जाएगा, क्योंकि L C का कोई जिक्र किया नहीं गया इसमें। हमको R के बारे में पता है तो मैं R के बारे में लिखूंगा।
क्वालिटी फैक्टर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर है कि नहीं है? यहाँ से हमको पता है सिंस क्वालिटी फैक्टर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस सेकंड का ज्यादा है फर्स्ट का कम है, इसीलिए क्या हो जाएगा, सिंस रेजिस्टेंस ऑफ सेकंड इज ग्रेटर देन रेजिस्टेंस ऑफ फर्स्ट, देयरफॉर क्वालिटी फैक्टर ऑफ फर्स्ट इज ग्रेटर देन क्वालिटी फैक्टर ऑफ सेकंड। क्वालिटी फैक्टर फर्स्ट का ज्यादा होगा, क्वालिटी फैक्टर सेकंड का कम होने वाला है, नोट करो। तो अगला टॉपिक है हमारा एवरेज पावर इन सीरीज एलसीआर सर्किट। ठीक है, हम लोगों ने पढ़ा था सीरीज एलसीआर सर्किट में क्या होता है, अगर मैं करंट देता हूं I इक्वल्स आई नॉट साइन ओमेगा टी, अगर मैंने करंट इतना दिया तो ईएमएफ कितना बनता था, E इक्वल्स ई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस फाइव बना था कि नहीं, जहां पे फाइव की वैल्यू कितनी थी, tan इनवर्स एक्सएल माइनस एक्सी बाई आर, ये हम लोगों ने देख लिया था एक सीरीज एलसीआर सर्किट में, बात समझ आ रही है। और डायग्राम कैसा बना था, कुछ इस तरीके का फेजर डायग्राम बनाया गया था कि नहीं, इधर की तरफ था आई नॉट और इधर की तरफ क्या था, ई नॉट था, जिनके बीच में फाइव था। तो मैं यहाँ पे क्या बोल सकता हूँ कि ईएमएफ लीड कर रहा था कि नहीं कर रहा था, कितने एंगल से, पाई एंगल से। अगर मैं इसको रोटेट कराऊंगा, क्योंकि एंटी क्लॉकवाइज ही रोटेट होता है, ये बात याद रखना, एंटी क्लॉकवाइज ही रोटेट होगा, तो ई नॉट क्या होगा, आगे आगे चलेगा और आई नॉट पीछे पीछे चलेगा, मीन्स ईएमएफ लीड कर रहा है, या दूसरी भाषा में बोला जाए तो करंट लैग कर रहा है। ध्यान से सुनो, ये लीड कर रहा है और ये क्या कर रहा है, लैग कर रहा है। तो मैं इन्हीं दोनों इक्वेशंस को थोड़ा सा चेंज करके देखता हूँ, थोड़ा इक्वेशन को चेंज कर रहे हैं, क्यों, क्योंकि कोई भी सीरीज एलसीआर सर्किट होता है तो मैं ईएमएफ प्रोवाइड करूंगा उसको, अरे ईएमएफ लगाऊंगा तभी तो करंट प्रोड्यूस होगा, लेकिन इसके अकॉर्डिंग क्या है, करंट प्रोड्यूस हुआ उसके बाद ईएमएफ लिख रहे हैं कि नहीं हम लोग। तो मैं इसी इक्वेशन को थोड़ा सा चेंज कर रहा हूँ, ध्यान से समझना इस चीज को। मैं मान लेता हूं कि ई की वैल्यू क्या है, ई नॉट साइन ओमेगा टी है, तो अब आई का इक्वेशन क्या लिख सकते हैं हम लोग, ओमेगा टी माइनस फाइव लिख सकता हूं कि नहीं, बोलो, लिख सकते हैं ना। अरे भैया, जब करंट दिया है तो ईएमएफ लीड क्या कर रहा था, दोनों में प्लस था ना यहाँ पे, जब करंट हमारा इस एक्सिस पे था, लैग कर रहा था, तो करंट लीड कर रहा था, दैट्स व्हाई वी हैव पुट साइन प्लस का। अब मैं अगर ईएमएफ के इक्वेशन को लिखता हूं, E इज इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी, क्योंकि जनरली हम लोग क्या करते हैं, किसी भी सर्किट में एलसीआर सर्किट अगर हमको दिया गया है, सीरीज एलसीआर सर्किट अगर हमें दिया गया है सर, तो इसमें मैं सबसे पहले क्या पुट करता हूं, ईएमएफ लगाता हूं कि नहीं, ईएमएफ सबसे पहले हम लगाते हैं E इक्वल्स ई नॉट साइन ओमेगा टी का, जिसकी वजह से करंट प्रोड्यूस होता है I, जिसका इक्वेशन क्या होगा, जो भी होता होगा, इक्वेशन को भी हटाओ, बाद में भी देखा जाएगा, ये एक्सएल है हमारा और ये एक्सी है, अरे बात समझ में। तो सर मैं पहले ईएमएफ लगाता हूं, उसके बाद करंट प्रोड्यूस होता है, लेकिन इस जो इक्वेशन हमने निकाला था इसके अकॉर्डिंग क्या है, करंट के बाद हमने ईएमएफ को निकाला है, तो ये उल्टा उल्टा हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो मैं इसको सीधा करके लिख रहा हूँ, E इज इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी का, अगर अगर ईएमएफ साइन ओमेगा टी पे था तो उससे पीछे है कि नहीं है करंट, तो क्या मैं करंट का इक्वेशन ये लिख सकता हूँ, तो हमारा क्या हो गया, मैं मान लूंगा लेट द ईएमएफ अप्लाइड टू सीरीज एलसीआर सर्किट इज E इक्वल्स ई नॉट साइन ओमेगा टी। तो इस पर्टिकुलर मोमेंट पे करंट की वैल्यू क्या हो जाएगी, आई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस फाइव, वेयर फाइव इज इक्वल टू क्या होता है, tan इनवर्स एक्सएल माइनस एक्सी बाई आर। यहां तक कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए, यहां तक सबको समझ में आता है, ठीक है। तो मैं इस चीज को अब यहां से हटा देता हूं, क्योंकि ये समझने के लिए सिर्फ हमने देखा था। अब एवरेज पावर होता कितना है किसी एक पर्टिकुलर मोमेंट पे, क्योंकि हमको पता है कि ईएमएफ भी समय के साथ चेंज हो रहा है, क्योंकि टाइम का फंक्शन है, करंट भी टाइम का फंक्शन है, मींस जैसे जैसे टाइम आगे बढ़ेगा, क्योंकि ये साइनोसोडल बिहेवियर शो करता है, ईएमएफ और करंट दोनों की ही वैल्यू क्या हो रही है, विद रिस्पेक्ट टू टाइम चेंज हो रही होगी, विद रिस्पेक्ट टू टाइम क्या हो रही है, दोनों की वैल्यू चेंज हो रही होगी, सही है। तो मैं जब पावर निकालूंगा तो क्या सर मैं एवरेज पावर डायरेक्टली निकाल सकता हूँ क्या, चेंज हो रहा है ना वो, तो मुझे एक पर्टिकुलर मोमेंट पे किसी एक टाइम टी पर मैं पावर निकाल रहा हूं, एक किसी पर्टिकुलर टाइम टी पर, एट एनी इंस्टेंट टी, एट एनी इंस्टेंट टी,
पावर को मैं लिख सकता हूँ डी डब्ल्यू बाई डी टी, कोई आपत्ति? इज इक्वल टू ई इंटू आई लिख दूं, कोई दिक्कत है क्या? ई नॉट नहीं लिख रहा हूं मैं, आई नॉट नहीं लिख रहा हूं मैं, ई आर एम एस नहीं लिख रहा हूं मैं, आई आर एम एस नहीं लिख रहा हूं मैं। क्यों? क्योंकि ये सारी की सारी वैल्यूज क्या होती हैं? ई नॉट क्या होता है? मैक्सिमम वैल्यू होता है। ई आर एम एस क्या होता है? हमारा हीटिंग इफेक्ट को देख करके एक एवरेज निकाला गया वैल्यू को। लेकिन मैं क्या कह रहा हूँ, एक पर्टिकुलर टाइम पर ई और आई मान लेता हूँ। मान लो टाइम 2 सेकेंड है, सपोज करो 2 सेकेंड है, तो यहाँ पे दो दो रख दूंगा, तो एक ईएमएफ आएगा और एक करंट आएगा, उसकी वैल्यू को यहाँ रखा है मैंने। सही है। पावर होता क्या है? रेट ऑफ चेंज ऑफ, ये रेट ऑफ डूइंग वर्क, डी डब्ल्यू बाई डी टी। पावर ये होता है ना, डी डब्ल्यू बाई डी टी। एवरेज पावर क्या होता है? डी डब्ल्यू बाई डी टी होगा, क्योंकि मैं छोटे से टाइम के लिए देख रहा हूँ, इसीलिए डी डब्ल्यू बाई डी टी लिख रहा हूँ। बाद में इंटीग्रेट कर लेंगे, बाद में हम लोग इंटीग्रेट करके वर्क निकाल लेंगे और डिवाइड बाई टोटल टाइम कर दूंगा, पावर निकल करके आ जाएगा मेरा। आती है बात समझ में इतनी? ठीक है। तो सर मैं यहाँ वैल्यूज को पुट कर रहा हूँ, डी डब्ल्यू बाई डी टी इज इक्वल टू ई की जगह मैं रखूंगा क्या? ई नॉट साइन ओमेगा टी इंटू आई की जगह मैं लिखूंगा क्या? आई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस पाई। अब इसी इक्वेशन को हमें सिंप्लीफाई करना है, तो मैं लिख रहा हूं इसको ई नॉट आई नॉट साइन ओमेगा टी। और सर क्या ये फॉर्मूला साइन ए माइनस बी का है कि नहीं है? क्या होता है फॉर्मूला? साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। सबको ये फॉर्मूला याद होगा। सिंप्लीफाई करते हैं, मल्टीप्लाई कर लेते हैं, हो जाएगा ई नॉट आई नॉट, कितना हो जाएगा सर ये? साइन स्क्वायर ओमेगा टी कॉस फाई माइनस साइन ओमेगा टी कॉस ओमेगा टी साइन फाई। कोई दिक्कत? तो सर यहां से डी डब्ल्यू कितना हो जाएगा? डी डब्ल्यू विल बी इक्वल्स टू ई नॉट आई नॉट साइन स्क्वायर ओमेगा टी कॉस फाई माइनस साइन ओमेगा टी कॉस ओमेगा टी साइन फाई, और क्या डी टी हो जाएगा इधर में? इस टी को मैंने उधर भेज दिया। छोटा सा वर्क है ये, लेकिन मुझे क्या चाहिए? एवरेज वर्क। एवरेज वर्क का मतलब टोटल वर्क अपॉन में टोटल टाइम, करेंगे तो पावर निकलेगा। टोटल वर्क निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ता है सर? इंटीग्रेट करना पड़ता है, बचपन से करते हुए आ रहे हैं हम लोग। टोटल वर्क के लिए हमें इंटीग्रेट करना पड़ता है, तो टोटल वर्क यहाँ से कितना निकल करके आएगा? W इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ डी डब्ल्यू। छोटे से वर्क को मैं इंटीग्रेट कर दूंगा, और इंटीग्रेट कहाँ से कहाँ तक करेंगे? क्योंकि एवरेज निकाल रहे हैं तो जीरो से लेकर के पूरा टाइम पीरियड तक करना पड़ेगा। मीन्स जीरो टू कैपिटल टी, जीरो टू कैपिटल टी इंटीग्रेट करना पड़ेगा। ठीक है। तो सर ये कितना हो जाएगा? फ्रॉम जीरो टू कैपिटल टी, क्योंकि इंटीग्रेटिंग लिमिट कौन है? टाइम है। सारी वैल्यूज को कॉपी कर लो। ई नॉट आई नॉट साइन स्क्वायर ओमेगा टी कॉस फाई माइनस साइन ओमेगा टी कॉस ओमेगा टी कॉस फाई साइन फाई साइन फाई साइन फाई, और डी टी, और क्या है यहाँ पे? डी टी है। ठीक है, दिख रहा है ना इसमें? हाँ, ठीक है। तो सर इंटीग्रेशन या डिफरेंशिएशन की प्रॉपर्टी होता है वो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी को फॉलो करता है। ई नॉट आई नॉट को मैं बाहर कर दूंगा पूरे तरीके से, और बड़ा सा यहाँ ब्रैकेट लगा लेंगे। एक बार इंटीग्रेशन इस पे चलेगा, जीरो टू टी साइन स्क्वायर ओमेगा टी कॉस फाई डी टी, माइनस एक बार इंटीग्रेट करेंगे जीरो टू टी साइन ओमेगा टी टी कॉस फाई साइन फाई। बार बार यही गड़बड़ हो रहा है ना, साइन फाई डी टी। अब ध्यान से देखो, दोनों को मुझे इंटीग्रेट करना है। सबसे पहले इंटीग्रेट किसके रिस्पेक्ट में कर रहे हैं हम लोग? टाइम के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं। तो क्या ये कॉस फाई कांस्टेंट होगा? ये कॉस फाई कांस्टेंट है, तो ये बाहर निकल जाएगा इंटीग्रेशन के, और यहाँ पे बचेगा सिर्फ साइन स्क्वायर ओमेगा टी। इसका डिफरेंस इंटीग्रेशन करना हमें। यहाँ पर आओ, साइन फाई अगेन कांस्टेंट होगा, ये भी बाहर निकल करके जाएगा, बचेगा क्या? साइन ओमेगा टी कॉस ओमेगा टी। तो नेक्स्ट लाइन में मैं लिख रहा हूँ इसी चीज को, ई नॉट आई नॉट कॉस फाई बाहर चला जाएगा क्योंकि ये कांस्टेंट वैल्यू है, इंटीग्रेशन जीरो टू टी साइन स्क्वायर ओमेगा टी डी टी माइनस साइन फाई बाहर आ जाएगा,
क्योंकि कांस्टेंट है वो। 0 to t साइन ओमेगा टी कॉस ओमेगा टी डी टी। अब मैथ्स वाले बच्चे जितने बैठे हुए हैं, जरा बताएंगे इंटीग्रेशन कैसे किया जाएगा इसका। यहाँ पे देखो साइन ओमेगा टी कॉस ओमेगा टी बताया गया है कितनी बार, जब भी ये आएगा 2 से ऊपर 2 से नीचे मल्टीप्लाई करके साइन 2 थीटा बनाते हैं इसको हम लोग। ठीक है, अब साइन स्क्वायर ओमेगा टी का इंटीग्रेशन पॉसिबल है क्या? ना। देखो याद रखना, इंटीग्रेशन सिर्फ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में सेक स्क्वायर का पॉसिबल है और कोसेक स्क्वायर का पॉसिबल है। साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर टेन स्क्वायर कॉट स्क्वायर अगर ये आ जाए तो इसको हमें ट्रिग्नोमेट्रिक की हेल्प से सिंप्लीफाई करना पड़ता है, डायरेक्ट इंटीग्रेशन इसका पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो साइन स्क्वायर ओमेगा टी, ध्यान से सुन लेना, साइन स्क्वायर ओमेगा टी और कॉस स्क्वायर ओमेगा टी कभी भी जीवन में दिख जाए तुमको इंटीग्रेशन में, तो इसको कॉस 2 थीटा के फॉर्मूले से हम लोग क्या करते हैं, ओपन करते हैं। कॉस 2 थीटा का फॉर्मूला होता है 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। जब भी कभी भी साइन स्क्वायर और कॉस स्क्वायर दिख जाए इंटीग्रेशन में, यही फॉर्मूला लगता है। तो मेरे पास क्या है, साइन स्क्वायर है, इस वाले को लेके चल रहा हूं मैं, इसको जब इधर भेजूंगा इसको इधर भेजूंगा तो क्या हो जाएगा, 2 साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस 2 थीटा। यहाँ से 2 घटेगा तो ये आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। तो मैं साइन स्क्वायर ओमेगा टी की जगह पे क्या लिख सकता हूँ, 1 माइनस कॉस 2 ओमेगा टी बाई 2। तो कितना हो जाएगा, ई नॉट आई नॉट। कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत होना नहीं चाहिए वैसे, अगर हो रहा हो तो भी। कॉस फाई यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं, चलो पहले मैं वैल्यू ही पुट कर लेता हूँ। 0 to t 1 माइनस कॉस 2 ओमेगा टी डिवाइडेड बाई 2 डी टी माइनस साइन फाई, मैंने बोला इसमें 2 से ऊपर 2 से नीचे, ताकि साइन 2 थीटा का फॉर्मूला बन जाए। ठीक है, और इस 2 को मैं बाहर कर देता हूँ, यहाँ बचेगा क्या, 0 to t साइन 2 ओमेगा टी डी टी। कोई दिक्कत है? सही। अब इंटीग्रेशन करना पॉसिबल है, इसको सेपरेट किया जाएगा 1/2 माइनस कॉस 2 ओमेगा टी बाई 2, और ये हो गया साइन 2 ओमेगा टी। अब जरा सोच करके बताओ, वैसे इंटीग्रेशन तो करेंगे हम लोग इसका, सोच करके बताओ ये साइन 2 ओमेगा टी 0 से लेकर 3 टाइम पीरियड तक कितनी वैल्यू देगा, एवरेज वैल्यू कितनी देगा? साइन का ग्राफ या कॉस का ग्राफ, ये 2 ओमेगा टी से टेंशन नहीं लेना है हमको, ये 2 ओमेगा टी से टेंशन नहीं लेना है, ग्राफ वही बनता है, साइनोसॉइडल ग्राफ बनता है। मैथ्स में तुम लोग को बताया भी गया था कि चाहे साइन 2 थीटा लिख दे साइन 3 थीटा लिख दे, ग्राफ तो वैसे ही बनेगा साइनोसॉइडल, बस टाइम पीरियड कम कम हो जाता है। जैसे पहले 360 डिग्री में वो रिपीट कर रहा था, तो 2 ओमेगा टी होने की वजह से क्या होगा, 180 में रिपीट करेगा। बताया था टाइम पीरियड क्या होता है, टी बाई एन हो जाता है, मैथ्स में बताया गया था टी बाई एन हो जाता है। तो इसको जब तुम इंटीग्रेट करोगे बालक, तो साइन थीटा है, 2 ओमेगा टी को हटाओ तुम, साइन थीटा है कि नहीं है, वो साइन थीटा पूरे एवरेज अपने टाइम पीरियड में कितना कितना वैल्यू देगा, एवरेज में कितना वैल्यू देगा वो, जीरो देगा कि नहीं देगा? हाफ साइकिल में पॉजिटिव वैल्यू दे रहा है, हाफ साइकिल में नेगेटिव दे रहा है, जब दोनों को जोड़ूंगा तो वैल्यू जीरो नहीं देगा क्या? तो अगर मैं साइन 2 ओमेगा टी को पूरे टाइम पीरियड में अगर मैं इंटीग्रेट करता हूँ, इंटीग्रेट करने का मतलब जोड़ना होता है, तो आधे साइकिल में 0 से लेके टी बाई 2 में क्या देगा, पॉजिटिव वैल्यू देगा, और टी बाई 2 से टी में क्या देगा, निगेटिव वैल्यू देगा। तो जब मैं ओवरऑल वैल्यू को कैलकुलेट करूंगा, जितना पॉजिटिव उतना ही निगेटिव, दोनों को जब जोड़ूंगा तो कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। जीरो हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? अब या तो तुम इसको इंटीग्रेट करके वैल्यू पुट करके दिखाओ, या तो फिजिक्स में तुम लिख सकते हो फॉर एन एवरेज फुल साइकिल, ठीक है, साइन थीटा कॉस थीटा विल बी इक्वल टू जीरो, डायरेक्ट तुम जीरो ही पुट कर सकते हो, तुम डायरेक्ट जीरो लिख सकते हो वहां पे फॉर एन एवरेज साइकिल, या फॉर एन कंप्लीट साइकिल, फॉर कंप्लीट साइकिल साइन 2 ओमेगा टी एंड कॉस 2 ओमेगा टी की वैल्यू कितनी आएगी, जीरो आएगी। तुम या तो वो लिख सकते हो, या तो पूरा इंटीग्रेट करके दिखा दो, जैसे तुम्हारी इच्छा, जैसे तुम्हारी इच्छा। तो पहले अब आगे ओवर अ कंप्लीट साइकिल, इसको हम लोग पूरा इंटीग्रेट नहीं कर रहे हैं क्योंकि हमको पता है, देखो यहाँ फिर समझा रहा हूँ, ध्यान से सुन लो इस चीज को। ऐसे साइन का ग्राफ बनता है, ठीक है, ये साइन का ग्राफ होता है, सिर्फ साइन याद रखो, एंगल कोई भी दिया गया हो, जैसे साइन थीटा पढ़ते हो तुम लोग, जब थीटा पढ़ते हैं हम लोग तो ये 360 डिग्री तक जाता है, और यहाँ पे क्या होता है 180 डिग्री। समझ आ रही है? अगर साइन 2 थीटा हो गया,
मान लो साइन 2 थीटा अगर लिख दिया जाता है तो कुछ नहीं होता है, जो टाइम पीरियड है मैक्सिमम टाइम पीरियड टी इज इक्वल टू 360 डिग्री है, वही आधा हो जाता है। टी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 360/2, 180 डिग्री हो जाएगा। मतलब जो काम साइन थीटा 360 डिग्री में करता है वही काम साइन 2 थीटा कितने में कर देता है 180 डिग्री में। इसको मैथ्स में समझाया भी जाता है लेकिन तुम लोगों को समझने की उतना जरूरत है नहीं, लेकिन सोच सुन लो क्या होता है। 2 थीटा का मतलब क्या हुआ, एंगल डबल हो गया। और हमको पता है बचपन से थीटा क्या होता है, ओमेगा इंटू टी होता है कि नहीं। थीटा क्या होता है ओमेगा इंटू टी। अगर मैं यहाँ 2 थीटा किया तो ये 2 ओमेगा हो जाएगा कि नहीं, मतलब डबल स्पीड से चल रहा है। जैसे मान लो यहाँ से लेकर के तुम कहीं पर गए, 1 घंटा लग रहा है किसी एक सर्टेन स्पीड पे। मान लो स्पीड तुम्हारी थी 30 किलोमीटर पर आवर। 30 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से तुम एक जगह से दूसरी जगह 1 घंटा लगाए। अब तुमने स्पीड को 60 कर दिया, अब कितनी देर में पहुंच जाओगे, आधे घंटे में पहुंचोगे नहीं पहुंचोगे। तो ऑब्वियस सी बात है सर, अगर मैं स्पीड को बढ़ाऊंगा समय उतना ही रेशियो में कम हो जाएगा हमारा। तो यहाँ पे जब मैंने स्पीड को डबल किया तो टाइम क्या हो जाएगा, आधा हो जाएगा। तो जो काम साइन थीटा 360 में करता है, अब साइन 2 थीटा कितने में करेगा 180 डिग्री में, और ये 90 हो जाएगा। ये साइन 2 थीटा के लिए है, साइन 2 थीटा के लिए ग्राफ तो यही बनेगा, ग्राफ कभी नहीं चेंज होता है। साइन कॉस का ग्राफ वही रहेगा, बस टाइम पीरियड चेंज होता है। तो हमको पता चला हाफ साइकिल में पॉजिटिव वर्क करेगा, हाफ साइकिल में नेगेटिव वर्क करेगा, दोनों को जब जोड़ूंगा तो कितना आने वाला है, 0 आने वाला है। तो इसको हम लोग को दिखाने की जरूरत नहीं है, मन में बस इसको रखे रहो। साइन हो चाहे कॉस हो, दोनों को अगर हम लोग कंप्लीट साइकिल के लिए अगर लेते हैं, कंप्लीट साइकिल के लिए अगर लेते हैं तो एवरेज वैल्यू 0 आती है। ठीक है, ओवर अ कंप्लीट साइकिल, ओवर अ कंप्लीट साइकिल, सही है। क्या हो जाएगा 0 से टी कॉस 2 ओमेगा टी इज इक्वल टू 0 से टी साइन 2 ओमेगा टी। इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 0 आने वाली है। कंप्लीट साइकिल के लिए 0 से टी के लिए, कंप्लीट साइकिल के लिए वैल्यू क्या होगी 0 होगी। अब ध्यान से देखो, 0 हुआ तो मतलब ये 0 हो जाएगा, और ये भी 0 हुआ तो डेट मीन्स ये पूरा का पूरा 0 हो गया। बचा कितना, सिर्फ 1/2 dt बचा है कि नहीं, 1/2 dt बचा हुआ है। तो मैं क्या लिख सकता हूँ, देयर फोर W इज इक्वल टू हो जाएगा E0 I0 इंटीग्रेशन में cos फाइव भी है हमारे पास, cos फाइव इंटीग्रेशन में 1/2 dt बचेगा कि नहीं, सिर्फ 1/2 dt बचेगा ना। ये गया, ये गायब हो गया, ये पूरा गायब हो गया, तो 1/2 dt बचा है। 1/2 dt को हम लोग क्या लिख सकते हैं, और ये कहाँ से जा रहा है 0 से लेकर t तक जा रहा है, तो E0 I0 1/2 को मैं बाहर कर देता हूँ, cos फाइव t फ्रॉम 0 to t, इसको लिख सकते हैं E0 I0/2 cos फाइव, फाइव चल रहा था, ठीक है, और इंटू टी हो जाएगा, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, टी आ गया। तो ये हमारा क्या मिला है, ये टोटल वर्क डन मिला है मुझे, टोटल वर्क डन मिला है। और एवरेज पावर का फॉर्मूला क्या होता है, टोटल वर्क डन पर यूनिट टाइम। तो एवरेज पावर क्या हो जाएगा, टोटल वर्क डन बाई टोटल टाइम, तो टी से डिवाइड कर देंगे हम लोग। ठीक है, तो हमारा हो जाएगा एवरेज पावर, एवरेज पावर विल बी इक्वल्स टू, इसको मैं लिखूंगा पी एवरेज इज इक्वल टू हो जाएगा W/T हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, टोटल वर्क डन अपॉन में टोटल टाइम। अभी देखो लिखना नहीं है, देखो यहाँ पे समझो पहले, cos फाइव टी टोटल वर्क आया है, अपॉन में ये 2 पहले से बैठा था, एक टी और आया, टी से टी कैंसिल आउट हो गया, बचा कितना सर E0 I0/2 cos फाइव, क्या बचा E0 I0 cos फाइव। और क्या मैं इस 2 को √2 इंटू √2 लिख सकता हूँ कि नहीं, लिखा जा सकता है। E0/√2 को क्या बोलते हो, ERMS बोलते हैं। देयरफॉर पावर एवरेज का वैल्यू क्या आ गया, ERMS IRMS cos फाइव। ये होता है पावर का एक्चुअल में फॉर्मूला, एवरेज पावर। अभी एक एक करके सबका कंडीशन लिख लेंगे क्योंकि बचपन से क्या पढ़े हम लोग, पावर का फॉर्मूला क्या पढ़ते हैं, V/I पढ़ते हैं कि नहीं, सिंपल। cos फाइव नहीं पढ़ते हैं, क्यों नहीं पढ़ते हैं, क्योंकि रजिस्टर में सेम फेज में होता है कि नहीं। तो फाइव की वैल्यू कितनी, 0, सेम फेज का मतलब 0 डिग्री, cos 0 कितना होता है 1 होता है कि नहीं। इसीलिए हम लोग पावर क्या पढ़ते हैं बचपन से, V/I सिर्फ पढ़ते हैं रजिस्टर के लिए, रजिस्टर के लिए हम लोग सिर्फ V/I पढ़ते हैं। बाकी कैपेसिटर और इंडक्टर में फाइव कितना हो जाता है, 5/2 होता है कि नहीं, 90 होता है ना, प्लस माइनस, तो उसको हटाओ तुम, लैग करता लीड करता उसको हटा दो,
पाई डिफरेंस कितने का आ रहा है, पाई बाई टू का आ रहा है, कॉस पाई बाई टू कितना होता है, जीरो। इसीलिए कैपेसिटर और इंडक्टर में पावर नहीं हमारा होता है कुछ भी, और इसीलिए बोला भी जाता है, क्योंकि इंडक्टर और कैपेसिटर में करंट तो फ्लो कराते हैं ना हम लोग, करंट तो फ्लो करा रहा है लेकिन पावर नहीं बनाता है कोई भी, इसीलिए उसको बोला जाता है वॉट लेस करंट। क्या बोलते हैं हम लोग, बोर्ड में कई बार पूछा गया है, वॉट लेस करंट मतलब ऐसा करंट जो वॉट लेस हो, पावर लेस हो, मतलब ऐसा करंट जो पावर ही जनरेट ना कर रहा हो, करंट जा रहा है, करंट का काम है पावर जनरेट करवाएगा वो, लेकिन जब करंट पावर ही जनरेट नहीं कराता है तो उसको हम लोग बोलते हैं वॉट लेस। वॉट का मतलब पावर, अरे ऐसा यूनिट है ना, लेस का मतलब नहीं है, पावर रहित करंट, पावर नहीं बनाएगा वो, इसी को वॉटलेस करंट बोला जाता है। कई बार बोर्ड पूछा है व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय वॉटलेस करंट, उसको लिखेंगे भी हम लोग पूरा अच्छे से, कॉपी करो। अब अगला अपना जो टॉपिक है वो है पावर फैक्टर, अगला टॉपिक नहीं है उसी में है, एवरेज पावर में ही हमने क्या देखा था फॉर्मूला, P इज इक्वल टू ई आर एम एस आई आर एम एस कॉस फाई, इसी कॉस फाई को हम लोग पावर फैक्टर बोलते हैं, इधर देखो ध्यान से, इसी cos फाई को हम लोग पावर फैक्टर बोलते हैं, ये जो P निकलता है इसको हम लोग ट्रू पावर बोलते हैं, और ये हमारा ई आर एम एस आई आर एम एस वी आई, ये हमारा एपरेंट पावर बोला जाता है। ठीक है, पढ़े भी होगे तो लोग एक बार, वो मान लो कोई भी सिक्का वगैरह रखते हैं हम लोग बाल्टी के अंदर, तो वहां पे रियल डेप्थ और एपरेंट डेप्थ का कॉन्सेप्ट आता है, रियल डेप्थ का मतलब एक्चुअल में कहाँ पर है वो, और एपरेंट का मतलब क्या होता है, मिथ्या, लगता है कि सिक्का ऊपर की तरफ उठा हुआ है। उसी तरह से पावर में भी क्या होता है, ये पावर बचपन से हम लोग निकालते आ रहे हैं कि नहीं, V इंटू आई वी इंटू आई वी इंटू आई, वो हमारा एपरेंट पावर होता था, मिथ्या वाला पावर है, मतलब रियलिटी में उतना पावर नहीं होता है, लेकिन हम लोग रजिस्टर में निकालते थे हमेशा, हम लोग आज तक किस में निकालते थे, रेजिस्टेंस में, रेजिस्टेंस में एग्जैक्ट वैल्यू वही होती है, लेकिन जब इंडक्टर और कैपेसिटर लग जाता है, इंडक्टर कैपेसिटर लग जाए या सीरीज एलसीआर सर्किट बन जाता है, तो उस समय पे ये रियल पावर नहीं देता है, ये सिर्फ इंडक्टर से जाने वाला पावर देता है, सॉरी रजिस्टर से जितना पावर जाएगा उतना पावर बस ये देता है, तो ये क्या है, एक मिथ्या है, रियल वैल्यू नहीं दे रहा है हमको। मान लो तीन लोगों को मैंने लगाया है, एल सी आर, रजिस्टर भी लगाया, कैपेसिटर भी लगाया, इंडक्टर भी लगाया, लेकिन ये वैल्यू क्या देता है, सिर्फ रजिस्टर से जाने वाले करंट को देता है, सिर्फ रजिस्टर से इतना करंट जा रहा है, लेकिन लगाया तो तीनों है कि नहीं है, तो क्या एग्जैक्ट वैल्यू दे रहा है ये, ना एग्जैक्ट वैल्यू नहीं दे रहा है सर हमको, इसीलिए इसको बोलते हैं हम एपरेंट पावर। और जब उसमें कॉस फाई का एक फैक्टर, पावर का जब फैक्टर मल्टीप्लाई कर देते हैं तो अब हमें ट्रू पावर मिलता है। तो यहां से मैं क्या बोल सकता हूं, यहां से मैं बोल सकता हूं देयर फोर कॉस फाई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ट्रू पावर बाई एपरेंट पावर। बोर्ड में कई बार इस पर न्यूमेरिकल पूछा गया है, कई बार न्यूमेरिकल पूछा गया है इस पर, ट्रू पावर दे देगा और एपरेंट पावर दे देता है, बोलता है पावर फैक्टर बताओ, ट्रू पावर दे देगा, एपरेंट पावर दे देगा तुमको और बोलेगा कि बताओ पावर फैक्टर कितना होगा, तो बच्चे कंफ्यूज रहते हैं, क्योंकि बच्चे सिर्फ इतना याद करके जाते हैं कॉस फाइव पावर फैक्टर, सिर्फ वो इतना याद करके जाते हैं कॉस फाइव पावर फैक्टर है, लेकिन उस कॉस फाइव में कहीं पता है तुमको ट्रू पावर एपरेंट पावर, जब तक वो नहीं पता होगा तब तक तुम क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर सकते हो। इस पर न्यूमेरिकल पूछा जाता है, ट्रू पावर देगा, एपरेंट पावर देगा और पूछेगा कितना, कॉस फैक्टर को। लेकिन सर अगर मान लो ट्रू फैक्टर को वो न दे, ट्रू फैक्ट ये ट्रू वैल्यू और अपेरेंट वैल्यू न दे, अगर एंगल्स वगैरह दे दे, तब तो डायरेक्ट निकाल देंगे हम लोग, कॉस 30 कॉस 45 कॉस 60 कॉस 90 ये दे देंगे। लेकिन सर अगर वो न एंगल दे, न ट्रू पावर दे, न अपेरेंट पावर दे, सिर्फ वो क्या दे दे, एल सी आर की वैल्यू दे दे, मतलब एक्सएल की वैल्यू दे दे, आर की वैल्यू दे दे, एक्सी की वैल्यू दे दे, या तो आर की वैल्यू दे दे, एल की वैल्यू दे दे और सी की वैल्यू दे दे, तब क्या करेंगे हम लोग, अब क्या किया जाएगा। तो फिर से वापस से चलते हम लोग अपने ही वाले बेसिक पे, हम लोगों ने फेजर डायग्राम कैसा बनाया था, इस तरीके का कुछ फेजर डायग्राम था, जहां पर ये आई नॉट को रिप्रेजेंट करता था और सर ये ई नॉट को रिप्रेजेंट करता था कि नहीं, बोलो याद है, और यही एंगल फाइव होता था कि नहीं होता था। सर इसको मैं जब नीचे ला करके रिजॉल्व करूंगा, कॉस फाइव यहां से जरा निकालो, कॉस फाइव कितना हो जाएगा, अभी मैं फिलहाल के लिए मान लेता हूं कि आई नॉट भी यहीं तक जा रहा है, ट्रायंगल बनाना है ना हमें, तो यहाँ से कॉस फाइव हम लोग बचपन से पढ़े हैं क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनस होता है, और ये वैल्यू किसकी लिखते थे हम लोग, वी आर की वैल्यू लिखते थे कि नहीं, और यहाँ पे मैं ई नॉट न लिख करके ई लिख देता हूँ, और ई क्या हो जाएगा हमारा, ई कितना होगा, वी आर को अगर मैं आई नॉट इंटू आर लिखता हूँ तो इसको मैं आई नॉट इंटू जेड लिख सकता हूँ कि नहीं, अरे इज इक्वल टू आई आर,
तो अगर मान लो यहाँ पे ई नॉट मैं ले रहा हूँ तो आई नॉट इंटू जेड होगा कि नहीं होगा? बी इज इक्वल टू आई आर फॉर्मूला पढ़ते हैं, जब रजिस्टर का देख रहे हो तो रजिस्टर लेंगे, जब ओवरऑल है क्योंकि ये ओवरऑल ईएमएफ देता था कि नहीं, तो ओवरऑल इंपेडेंस लेंगे। अगर यहाँ पे देखूंगा तो क्या होगा? आई नॉट वी एल होगा, नीचे की तरफ आई नॉट वी सी होता था, याद आ रहा है कुछ? आई नॉट एक्स सी आई नॉट एक्सएल, याद आ रहा था ना? वी एल यहाँ था, वी सी यहाँ था, मैं उसको नहीं देख रहा हूँ क्योंकि मैंने नेट इफेक्ट ले रहा हूँ मैं। ठीक, तो सर कॉस फाई हम लोग बचपन से पढ़े हैं, क्या होता है? बेस अपॉन में हाइपोटेनस होता है कि नहीं? इस ट्रायंगल में, राइट एंगल ट्रायंगल में बेस का काम ये कर रहा है, पढ़े हैं? एंगल के सामने परपेंडिकुलर, 90 के सामने हाइपोटेनस, जो बच गया वो बेस। तो कॉस फाई क्या हो जाएगा? वी आर बाई ई नॉट हो जाएगा कि नहीं? वी आर बाई ई नॉट हो जाएगा। सर वैल्यूज को जब हम सब्सटीट्यूट कर देंगे तो ये हो जाएगा आई नॉट आर अपॉन में आई नॉट जेड, आई नॉट से आई नॉट कैंसिल हो गया, मीन्स कॉस फाई की जो वैल्यू आ जाएगी वो सर आएगी आर बाई जेड, जिसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ रूट ओवर आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्सी का होल स्क्वायर। तो सर अगर हमें एंगल दिया गया होगा, फेज एंगल, फेज डिफरेंस अगर दिया गया होगा तो मैं डायरेक्ट कॉस फाई निकाल सकता हूं। अगर मैं ट्रू पावर अपरेंट पावर दिया गया हो तो भी मैं निकाल सकता हूं, और अगर आर एक्सएल एक्सी या आर एल सी दिया गया होगा तो भी मैं निकाल सकता हूं कि नहीं? इससे बाहर कुछ नहीं पूछता इसमें, यहीं तक हमारा होता है ये। ठीक है, पावर फैक्टर में अब कुछ केसेस को देख लेते हैं। पहला केस होगा रेजिस्टिव सर्किट। रेजिस्टिव सर्किट का मतलब क्या हुआ? जब सिर्फ और सिर्फ रेजिस्टेंस वहां पे अवेलेबल है, ना इंडक्टर है ना कैपेसिटर है, या इसी को हम लोग प्योर रेजिस्टिव सर्किट भी बोलते हैं हम लोग। प्योर रेजिस्टिव का मतलब प्योर, सिर्फ रेजिस्टेंस है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो गया? इसमें सिर्फ आर प्रेजेंट होगा, इसको हम लोग रेजिस्टिव सर्किट बोलते हैं। सिर्फ आर प्रेजेंट है, मतलब सिर्फ रेजिस्टेंस है। एल और सी की वैल्यू कितनी हो जाएगी? फिर जीरो हो जाएगी। एल और सी की वैल्यू अगर जीरो हो गई तो एक्सएल और एक्ससी भी कितना हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। तो आर बाई आर हो जाएगा कितना? वन। और फाई कितना हो जाएगा? 0 डिग्री। ये हम लोग पहले भी पढ़े हुए हैं कि फेज का क्या होता है? डिफरेंस जीरो होता है किसी भी एक रेजिस्टिव सर्किट में। तो रेजिस्टिव सर्किट का मतलब ओनली आर प्रेजेंट, सिर्फ आर प्रेजेंट होगा। आर का मतलब ओनली रेजिस्टेंस प्रेजेंट होगा। देयरफॉर कॉस फाई की वैल्यू क्या हो जाएगी? यहाँ पर देखो आर अपॉन में, मतलब यहाँ पे एक्सएल और एक्सी कितना हो गया? जीरो हो जाएगा। तो आर अपॉन में रूट ओवर आर स्क्वायर प्लस जीरो माइनस जीरो का स्क्वायर लिख सकता हूँ मैं। तो यहाँ से आर बाई आर आएगा और इसकी वैल्यू हो जाएगी वन। इम्प्लाइज डेट फाई की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 0 डिग्री। और ये हम पहले से भी जानते हैं कि किसी भी एक प्योर रेजिस्टिव सर्किट में फेज एंगल कितना होता है हमारा? 0 डिग्री होता है। ठीक है, और जब 0 डिग्री हो जाएगा, सुन लो पहले भी, जब 0 डिग्री हो गया, कॉस फाई, कॉस फाई की मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो सकती है? वन हो सकती है। क्या ये मैक्सिमम वैल्यू है कि नहीं है? मैक्सिमम वैल्यू ऑफ कॉस फाई है कि नहीं है? सर मैक्सिमम वैल्यू है कॉस फाई, मैक्सिमम वन हो सकता है। जब वो वैल्यू मैं यहाँ पुट करूंगा तो ये मैक्सिमम हो जाएगा, इसका मतलब मैक्सिमम पावर मिलेगा कि नहीं? तो जब भी रेजिस्टिव सर्किट हम लोग यूज करते हैं वहां पे हमें क्या मिलता है? मैक्सिमम पावर डिसिपेशन होता है। दिस इज द कंडीशन ऑफ मैक्सिमम पावर डिसिपेशन। सबसे ज्यादा पावर डिसिपेट कहां पर होता है? रेजिस्टिव सर्किट में। सबसे ज्यादा पावर का जनरेशन जहां पर होगा या वहां से जो हीट निकलेगा सबसे ज्यादा होता है किसमें? रेजिस्टिव सर्किट में होता है। ये लिख लेना, ठीक है, यहाँ पे लिख लेना। देयर फोर पावर हो जाएगा मैक्सिमम, और उसकी वैल्यू क्या होगी? ई आर एम एस आई आर एम एस। दिस इज मैक्सिमम पावर डिसिपेशन, दिस इज मैक्सिमम पावर डिसिपेशन। मैक्सिमम पावर यहां से निकलेगा। अब केस टू में देख लेते हैं हम लोग कि प्योर इंडक्टिव या प्योर कैपेसिटिव सर्किट। प्योर इंडक्टिव प्योर कैपेसिटिव सर्किट, क्या क्या हुआ? डाउट है? हाँ तब क्या सर सर चिल्ला रही है? सेकंड केस है हमारा प्योरली इंडक्टिव और प्योरली कैपेसिटिव सर्किट। केस टू हो जाएगा प्योरली इंडक्टिव प्योरली कैपेसिटिव सर्किट। प्योरली इंडक्टिव और कैपेसिटिव सर्किट। कैपेसिटिव सर्किट
मतलब यहाँ पे आर की वैल्यू कितनी हो गई, अब जीरो हो जाएगी, आर जीरो हो जाएगा, क्योंकि प्योर इंडक्टर या प्योर कैपेसिटर की वैल्यू मैं लेकर के चल रहा हूँ। तो इसमें सिर्फ क्या होगा, इंडक्टर और कैपेसिटर होगा। ठीक है, सिर्फ इंडक्टर या कैपेसिटर लगाएगा, या बोल रहा हूं मैं, या तो इंडक्टर या तो कैपेसिटर, दोनों एक साथ नहीं है, या और है ना, और का मतलब क्या हुआ, दोनों में से कोई एक। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, इंडक्टर, ओनली इंडक्टर और कैपेसिटर प्रेजेंट, और कैपेसिटर प्रेजेंट। सिर्फ इंडक्टर होगा या कैपेसिटर होगा, मतलब रेजिस्टेंस की वैल्यू कितनी, जीरो। तो देयर फोर कॉस फाई की वैल्यू कितनी हो जाएगी, आर अपॉन में क्या पढ़ते हैं, रूट ओवर आर स्क्वायर एक्सएल माइनस एक्स स्क्वायर। तो सर आर ही जीरो हो गया, तो ये जीरो हो जाएगा कि नहीं, और फाई का मतलब कितना हो जाएगा, 90 डिग्री होगा। और क्या कॉस फाई जीरो हो गया, सुनो ध्यान से, अगर कॉस फाई जीरो हो गया सर, तो पावर कितना हो जाएगा, पावर एवरेज का फॉर्मूला पढ़े हम लोग, ई आर एम एस आई आर एम एस कॉस फाई। सर कॉस फाई जीरो हो गया तो एवरेज पावर कितना हो जाएगा, जीरो। इसी को हम बोलते हैं वॉटलेस करंट। वॉटलेस करंट बोला जाता है इसी कंडीशन को, कि जब मैंने करंट भेजा बट कोई पावर बना ही नहीं, मैंने करंट तो भेजा बट कोई भी पावर नहीं बना, दिस कंडीशन इज नोन एज वॉटलेस करंट। ठीक है, और इसी चीज को हम लोग आगे पढ़ेंगे भी, अभी पूरा हेडिंग डाल करके अच्छे से पढ़ेंगे। ठीक, अब बाबू सबको पता है एक बात, कि क्या आइडियल इंडक्टर और आइडियल कैपेसिटर, हटाओ सबको, क्या आइडियल कोई भी डिवाइस आइडियल होता है क्या, कोई डिवाइस इस धरती पे आइडियल नहीं है, समझ में आ रही है। तो इसका मतलब हम लोग यहाँ क्या लिखे हैं, प्योरली इंडक्टिव और प्योरली कैपेसिटिव सर्किट लिखा गया है कि नहीं। तो इसके हिसाब से पावर कितना होना चाहिए, जीरो। और इसी कंडीशन को, जिस करंट को मैं भेजता हूँ उसी करंट को वाटलेस करंट बोल दिया जाता है। लेकिन सर हम एक बात जानते हैं कि इस धरती पर कोई भी डिवाइस आइडियल नहीं है, इसके हिसाब से देखो कॉन्सेप्ट वाइज मैथमेटिकली पावर जीरो होना चाहिए, बट इन रियलिटी हम लोग क्या देखते हैं कि इंडक्टर और कैपेसिटर से भी करंट हमारा थोड़ा बहुत डिसिपेट होता है। आइडियल कोई डिवाइस है नहीं, थोड़ा बहुत एनर्जी उससे भी डिसिपेट होगा, उसी चीज को लिखवाया गया है। आइडियली ऐसे डिवाइस एग्जिस्ट करते नहीं है, लेकिन अगर मैथमेटिकली देखा जाए तो पावर की वैल्यू जीरो होनी चाहिए, बट इन रियलिटी हम लोग देखते हैं कि पावर डिसिपेशन उससे भी होता है। पावर डिसिपेशन होता है इंडक्टर और कैपेसिटर से, बहुत मामूली सा होता है, हल्का, थोड़ा बहुत डिसिपेशन वो भी करते हैं एनर्जी का। ठीक है, हीट का, एनर्जी का, पावर का डिसिपेशन वो लोग भी करते हैं। केस थ्री अब देख लेते हैं, रेजोनेंस पर। केस थ्री हमारा क्या हो जाएगा, रेजोनेंस पे। पहला केस क्या देगा, प्योर रेजिस्टर। दूसरा केस क्या देगा, प्योर इंडक्टर। अब तीसरा केस क्या हो जाएगा, पावर डिसिपेटेड एट रेजोनेंस। केस थर्ड हमारा होगा पावर डिसिपेटेड एट रेजोनेंस। पावर डिसिपेटेड एट रेजोनेंस पे हम लोग और बात कर लेते हैं, डिसिपेटेड एट रेजोनेंस। सर हमको पता है रेजोनेंस पे होता क्या है, एक्सएल इक्वल्स टू एक्सी, मतलब केवल और केवल वहां पे रेजिस्टेंस होगा कि नहीं। और हम लोग सब लोग जान रहे हैं कि रेजिस्टेंस से करंट, रेजिस्टेंस जब जहां कहीं भी लगाऊंगा मैं तो वहां से करंट हमारा निकलेगा ही, करंट और सॉरी पावर जनरेट होगा ही। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, एट रेजोनेंस, एट रेजोनेंस हम सबको पता है एक्सएल बराबर में एक्सी हो जाता है, या फिर मैं एक्सएल माइनस एक्सी इज इक्वल टू जीरो कह सकता हूं, मैं जीरो कहा जा सकता है। तो कॉस फाई की वैल्यू क्या हो जाएगी, यहां से कॉस फाई की वैल्यू कितनी हो जाएगी, देयर फोर कॉस फाई कितना हो जाएगा, कॉस फाई इज इक्वल टू आर अपॉन में रूट ओवर आर स्क्वायर प्लस जीरो स्क्वायर लिख सकता हूँ कि नहीं मैं, क्या मैं आर बाई आर लिख सकता हूँ कि नहीं मैं, क्या मैं वन लिख सकता हूँ कि नहीं, क्या फाई की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0 डिग्री। और कॉस की वैल्यू मैक्सिमम वन होती है, क्या मैक्सिमम आ गया, मतलब पावर यहाँ पे मैक्सिमम हो जाएगा कि नहीं, पावर मैक्सिमम हो जाता है रेजोनेंस के कंडीशन में, पावर मैक्सिमम हो जाता है, पी मैक्स हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, कितना, ई आर एम एस आई आर एम एस, ई आर एम एस आई आर एम एस। तो रेजोनेंस में क्या हो जाता है सर, पावर हमारा मैक्सिमम हो जाता है, क्योंकि
रेजोनेंस पे जो पूरा सर्किट है वो प्योर रेजिस्टिव सर्किट के जैसा बिहेव करने लगेगा। ठीक है, तो मैक्सिमम पावर डिसिपेटेड एट रेजोनेंस कंडीशन, रेजोनेंस कंडीशन जब भी अचीव होगा तो मैक्सिमम पावर वहां पे हमारा बनने वाला है।